सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आज जो है हमारी वो सीरीज चली हुई थी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा। तो जो पहले हमने देखा था 1991 का, अब देख रहे हैं 1992 का जो पेपर आया हुआ है वो। आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो कहाँ से, सिंधु सभ्यता से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना। ठीक है, फोकस कहाँ पर किया हुआ है? असत्य पर। ठीक है, असत्य पर फोकस है, इस चीज को ध्यान से देखना। असत्य कौन सी चीज है इनमें से? ठीक है, तो पहला जो है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य के उन्नत दशा में था। हाँ था। राजस्थान से जो खेतड़ी है वहाँ से व्यापार भी होता था और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था देखी गई है लोथल और धौलावीरा में। और मात्र देवी की उपासना की जाती थी। हाँ की जाती थी। और लोहे से लोग परिचित थे। तो ये जो है ये गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? तांबे से परिचित थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। तो कालीबंगा जो है, ठीक है, कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदाड़ो से ही सबसे बड़ा अनानागर भंडार प्राप्त हुआ है। और लोथल गुजरात। ठीक है, और कालीबंगा में क्या मिली है? चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और ये जो स्नानागर था, ठीक है, जैसे दिशा होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो ये मान लो ये था वो स्नानागार। ठीक है, तो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी इसकी वो कितनी थी? 54.83 मीटर में। ठीक है, ये जो लंबाई थी। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई थी पूर्व से पश्चिम की ओर, ये जो चौड़ाई थी ये कितनी थी इसकी? 11.88 मीटर। ठीक है, ये इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। और स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर था। ठीक है, जो फर्श है इसका ढाल किस तरफ था? दक्षिण से पश्चिम की ओर। ठीक है, और कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे से ईंटों की दोहरी पंक्तियों से बने एक कूप का अवशेष प्राप्त हुआ, जो संभवतः स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति करता था। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्योत्तर काल और डी है कुषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पूर्व आर्य। ठीक है, पूर्व आर्य काल में हड़प्पा वासियों ने संभवतः सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का आरंभ किया था। ठीक है, आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, और मौर्योत्तर और जो मौर्य काल भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है।
साम्राज्य निर्माण का कौन माना जाता है? मौर्य काल। ठीक है, जिन्होंने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। ठीक है, निर्माण किया मौर्यों के। और जो मौर्य थे, मौर्यों के शासनकाल से ही भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का ज्ञान होता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब मौर्य काल था, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल, और उनमें कौन? कुषाण। कुषाण में सबसे शक्तिशाली कनिष्क, इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ठीक है, तो प्रारंभिक जो गण थे उनमें कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, योद्धे और उपयुक्त। तो इसमें योद्धे नहीं था। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले। ठीक है, तो उनमें कौन सा नहीं था? योद्धे नहीं था। ठीक है, और ये जो 10 थे वो कौन कौन से थे? आइए देखते हैं कुछ। 10 कौन कौन से थे? तो जो पहला जो था, कपिलवस्तु के शाक्य। कौन था? शाक्य, ये था पहला। ठीक है, और जो दूसरा कौन था? मगन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ के थे? सुमसुमार, सुमसुमार पर्वत के मगम। ठीक है, और केशपुत के कलम, कलम, और एक थे बल्ली, और एक थे रामग्राम के कोलिए, रामग्राम के कोलिए। ठीक है, और एक पावा के मल्ल, और कुशीनार के मल्ल, और मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी और मौर्य। ठीक है, ये जो 10 थे गणराज्य थे जो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले। ठीक है, एक कौन थे? शाक्य, एक थे मग, और एक थे कलाम, एक थे बल्ली, और एक थे कोलिए, और एक मल्ल। मल्ल कहाँ के? पावा के। और एक थे कुशीनार के मल्ल, और एक थे मिथिला के विदेह, और एक लिच्छवी के, और एक थे लिच्छवी वैशाली के, और एक थे मौर्य। अतः योद्धे प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो योद्धे इन 10 में शामिल नहीं थे। जो यहाँ है वह अन्यंतर भी है। अन्यत्र भी है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? ठीक है, तो ये जो है महाभारत में कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, उपयुक्त कथन का संबंध महाभारत से है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, और रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि द्वारा। और गीता श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है, और राजतरंगिणी कलन द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। ठीक है, तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का छठा भाग था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1/6 भाग। ये हिंदू विधि द्वारा। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सारनाथ और इसी का नाम है मरगदाव। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपने पहले के 5 साथियों जो पहले के 5 साथियों को जो उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, जो गृह त्याग किया था उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, एवं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। और इनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र, घर इन्होंने त्यागा था महाविनिष्क्रमण, और मृत्यु तब इनकी हुई थी बुद्ध की, उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो 3 पॉइंट है इसमें। महापरिनिर्वाण, ये किसको बोला जाता है, मृत्यु को। महाविनिष्क्रमण इसको बोला जाता है गृह त्याग को। और धर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु जो इन्होंने अपना उपदेश दिया था प्रथम, उसको बोला जाता है। आइए आगे चलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध। ठीक है, सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक का, ठीक है, जिसे क्षणिक भगवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध ने बात कही थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बोध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध। महात्मा बुद्ध के विचार हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या असत्य है। ठीक है, वे क्रम में विश्वास करते थे। राइट है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। राइट है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। ठीक है, महात्मा बुद्ध क्रम में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति तो बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य ही था। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया। तो सबको पता है ये गीता का श्री कृष्ण द्वारा बोली गई बात है। राइट आंसर होगा इसका। गीता में यह कहा गया था कि कर्म करो, कर्म पर ही आधारित है,
कर्म फल पर नहीं। ठीक है। और गीता महाभारत में विषम पर्व का अंश है। ठीक है। गीता किस पर्व का अंश है? विषम पर्व का। किसमें है? महाभारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेल कीजिए। पाणिनि द्वारा क्या लिखी गई अष्टाध्यायी? सीधी सीधी बात है, पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। राज जो तरंगिणी थी वो किसने लिखी? तो राज जो तरंगिणी थी कर्ण द्वारा लिखी गई। कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई? वात्स्यायन द्वारा। और चाणक्य द्वारा क्या लिखी गई? सबको पता है चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। और राजतरंगिणी कर्ण द्वारा लिखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम जो हुआ था वो हुआ था 58 ईसा पूर्व। और 88 में हुआ था शक संवत जो कनिष्क द्वारा। तो विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष और जोड़कर संवत की गणना की जाती है। अतः निकटतम सही विकल्प बी है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुषाण काल। ठीक है। कुषाण युग में ही मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी व बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्ति मिलती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिनार। ठीक है। कौन सा होगा? दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है। जबकि फाहियान ने कौड़ियों का भी व्यापार विनिमय में उपयोग की बात कही है। फाहियान ने जो कौड़ियाँ होती थी उनका भी महत्व बताया किसमें? व्यापार में। अगला देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेख निम्न में कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विशाखदत्त। ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इससे प्राचीन भारत के प्रथम वृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य राजवंश के इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती। मुद्रा राक्षस में क्या है? मौर्य जो वंश था उसका इतिहास और उस समय तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे थे। ठीक है। आगे चलते हैं। हर्ष सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो इन्होंने कन्नौज की थी। ठीक है। और हर्ष का जो राइट आंसर होगा कन्नौज। हर्ष का जो कार्यकाल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। ठीक है। मेथानेश्वर की गद्दी ऊपर बैठे थे 606 में। 606 से 647 ईस्वी इनका कार्यकाल है। और ये पहले थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। और इसके विषय में जानकारी बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से मिलती है। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया था। समृद्ध एवं ऐश्वर्य के कारण इसे महोदय नगर भी कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी। आगे चलते हैं।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है कंबोडिया। और ये मंदिर किसका है? ये विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर है ये। और इसका निर्माण 1125 में कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर प्राचीन यशोधरापुर में बना। ठीक है, रामायण की संपूर्ण कथा को इसमें मूर्त रूप प्रदान किया गया। जो रामायण में जो कथा है उसको मूर्त रूप, मूर्तियों में क्या किया हुआ है? प्रदान किया हुआ है। और इसके अतिरिक्त महाभारत तथा पुराणों के दृश्य यक्ष, किन्नर, गंधर्वों को जगह जगह चिन्हित किया गया। ठीक है, और इस पर भारतीय स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और ये है कहाँ पर? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग ने 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है, और ध्यातव्य है कि इसके पहले महाराज फर्स्ट व राजेंद्र फर्स्ट ने भी चीन में अपने राजदूत भेजे थे। तो ये सबसे ज्यादा किसने भेजे थे? 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई। अलाउद्दीन खिलजी, सबको पता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। अलाउद्दीन खिलजी ने वार्षिक आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सैनिकों को एक निश्चित वेतन पर रखने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के मूल्य भी निश्चित कर दिए थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार मूल्य नियंत्रण दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू था। अधिकतर विद्वान ऐसे मानते हैं कि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं तक लागू था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, पहला अटैक, तो ये कौन था? अरब था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 1711-12 में भारत पर आक्रमण किया था। यह एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। ठीक है, इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतू जो पुस्तक है उससे हमें जानकारी मिलती। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सबको पता है वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। 17 मई 1449 वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की थी। ठीक है, सब ऐसे बोलते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, लेकिन नहीं, भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने वाले मार्ग की खोज की थी। ठीक है, भारत तो पहले भी था। ठीक है, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो मीर बाकी ने करवाया था। राइट आंसर है इसका डी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में मीर बाकी ने करवाया था। और उस समय पूछ ले शासक कौन था? तो शासक था बाबर। बाबर को मुगल वंश के
संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ठीक है, तो इसने भू राजस्व में। ठीक है, टोडरमल जाबती प्रणाली के वास्तविक जनक थे। उनकी इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह ने किया था, जो जाब्ता हरसाला की तरह था। बाद में अकबर ने इसे आईने 10 साल का रूप दिया। टोडरमल की ही सहायता से अकबर ने आईने 10 साल को लागू किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है भूराजस्व। ये सभी जो थी भूराजस्व प्रणाली थी। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो युद्ध दृश्य, चित्रकला में युद्ध दृश्य भी दिखाया हुआ है। दरबारी चित्र, दरबार में जो कार्य होते हैं उसका भी चित्र दिखाया हुआ है। और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये भी मुगल चित्रकला में थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकला में नए नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य आदि। और मंसूर प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है, जागीर ने मंसूर को नादिर उल अस्तर की उपाधि दी थी। अबुल हसन ने जागीर के गद्दी पर आसीन होने का चित्र तैयार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ठीक है, तो मीर बख्शी। इसका जो राइट आंसर है वो है मीर बख्शी। ठीक है, मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। वही सैनिकों के हुलिया, वेतन, घोड़ों आदि की जांच करता था। मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी वही करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो ये मनसबदारी पर आधारित थी। अरबी भाषा के शब्द मनसब का शताब्दिक अर्थ है पद। तो पूछ लेते हैं मनसबदारी व्यवस्था किसने बनाई? तो ये अकबर ने बनाई। और मनसब का अर्थ शताब्दिक अर्थ है पद। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। मनसब प्राप्त करने के उपरांत उस व्यक्ति का शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान एवं वेतन का ज्ञान होता था। संभवतः अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसका राइट आंसर है ए। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? इसका राइट आंसर है 1686। ठीक है, 1636 ईस्वी में बहादुर खान ने बीजापुर पर आक्रमण किया, नलदुर्ग व गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया और 1685 ईस्वी में आदिल शाही क्षेत्र पर कब्जा करना प्रारंभ किया। तभी 1686 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा और उसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। और 21 सितंबर 1687
में उसने गोलकुंडा पर भी अधिकार जमा लिया। तो पहले कौन गया? 1636 ईस्वी में बहादुर खां। और बहादुर खां ने कहाँ पर आक्रमण किया? बीजापुर पर। ठीक है, आक्रमण किया और नलदुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। और फिर 1685 में आदिल शाह क्षेत्र पर कब्जा करना प्रारंभ किया। ठीक है, और 1686 में जो औरंगजेब है वो खुद जाता है और दक्षिण पहुंच जाता है और बीजापुर पर कब्जा कर लेता है 1686 में। ठीक है, और 1687 में इसने क्या किया? जो गोलकुंडा है उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ए, शाहजहां। ठीक है, उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर है, जो कि दारा शिकोह की दारा शिकोह की रचना है। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई थी। ठीक है, उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर है, जो कि दारा शिकोह की रचना है। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सबको बताया, सासाराम, बिहार में। ठीक है, और इसमें पुरानी शैली की पराकाष्ठ और नई शैली का परिवर्तन देखा जा सकता है। डमरू की शक्ल में दिखाई देने वाले इस मकबरे पर हिंदू मंदिरों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिकंदरा में। ठीक है, अकबर ने सिकंदरा में स्थित मकबरे की योजना समय बनाई थी, परंतु 1612 में अंतिम रूप से इसका निर्माण जागीर ने करवाया था। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? जागीर ने 1612 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजनीतिक चेतना। ठीक है, मराठों की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जलवायु ने मराठों को दृढ़, परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। ठीक है, और इनका जो नेतृत्व, उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सही है। नेतृत्व करने वाले सभी जो पेशवा थे सभी दृढ़ थे। भौगोलिक सुरक्षा और धर्म चेतना। ठीक है, अटक से कटक तक। ठीक है, ये सपना था बाजीराव पेशवा का। तो राइट आंसर होगा सी, राजनीतिक जागृति, ये नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो रैयतवाड़ी जो प्रथा है वो थॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता है, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। कि बिचौलिए नहीं होते थे, सीधा सरकार रैयत से, यानी कि जो जमींदार है, जो भूमि जिसकी है उससे क्या लेगी? कर लेगी। ठीक है, इसके पास भूमि को रहन रखने व बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में उसे
भूस्वामी के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। ठीक है। इस व्यवस्था को मद्रास एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? ठीक है, तो एनी बेसेंट यंग इंडिया, ठीक है, और महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक केसरी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा। केसरी मराठी में तथा मराठा अंग्रेजी में तिलक द्वारा निकाले गए थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी तथा न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट का पत्र है। तो महात्मा गांधी का कौन सा है? महात्मा गांधी का यंग इंडिया, और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। और केसरी और मराठे दोनों किसके हैं? बीजी तिलक के। ठीक है। और बंगाली पत्रिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो इनका जो राइट आंसर है वो है ए, गांधी और तिलक ने। ठीक है। लोकमान्य तिलक ने सामाजिक उत्थान हेतु अगरकर से मिलकर सस्ती शिक्षा की योजना बनाई और 1890 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाने की प्रथा जारी की। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के जो बुनियादी शिक्षा थी उसके समर्थक थे, और इसके द्वारा वे समाज सुधार करना और गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे स्त्री शिक्षा पर बहुत बल देते थे। वे सामाजिक असमानता के विरुद्ध थे और हरिजनों को अन्य जातियों के समान समझते थे। इसलिए इसका राइट आंसर है गांधी और तिलक। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध किया था? तो बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह। ठीक है। इन्होंने विरोध किया था पाश्चात्य शिक्षा का। ठीक है। राजा राममोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भिन्न प्रयासों से किया था। उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारत के लोगों को विश्व के उन्नत ज्ञान की जानकारी मिल सकेगी और इससे यूरोपीय भाषाओं के साहित्य तथा विश्व के अन्य भागों में घटने वाली घटनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें विरोध नहीं आएगा, ये क्वेश्चन शायद गलत है। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? ठीक है, तो इन्होंने पाश्चात्य जो शिक्षा है उसका विरोध नहीं किया था। ठीक है। बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, विधवा विवाह का विरोध। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा का राजा राममोहन राय ने समर्थन किया था। ठीक है, विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है,
देखते हैं लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने अपने 1835 के शिक्षा पत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की थी। उसने कहा था कि भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। निम्न का सही क्रम बनाएं कि सबसे पहले कौन हुआ था, फिर कौन हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल विभाजन, सूरत की फूट, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, सबको पता है रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का। बंगाल का विभाजन 1905 कर्जन द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और सूरत फूट यानी कि कांग्रेस में फूट 1907। तो अब आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले कौन, रेगुलेटिंग एक्ट ए, फिर बंगाल विभाजन सी, ठीक है, और फिर मुस्लिम लीग स्थापना 1906 और फिर सूरत की फूट 1907। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। सुमेल कीजिए बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कुक्का आंदोलन और लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, आइए सुमेल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बारदौली आंदोलन। सरदार की उपाधि किसको दी थी, सरदार पटेल को। ठीक है, और जो चंपारण आंदोलन सत्याग्रह है वो किसने किया था, गांधी जी द्वारा। ठीक है, कुक्का आंदोलन राम सिंह द्वारा और लाल कुर्ती गफ्फार का। बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था 1928 में सूरत जिले गुजरात में। बारदौली जो ये गुजरात में पड़ता है। गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, और अगला चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार के किसानों की दयनीय दशा के विरोध में उभरा। ये किसान 19वीं शताब्दी में यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा अपने कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर जो नीली की खेती होती थी उससे क्या थे, परेशान थे। तो इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और जो कुक्का आंदोलन है वो 1840 से और 1872। और जो लाल कुर्ती है इसको बोलते हैं हम, जो खान अब्दुल खा गफर थे इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण, गांधी जी ने दांडी मार्च किया राइट। वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। ठीक है, क्या राइट है। तो इसका जो एस है वो सत्य है। फर्स्ट है ये, क्या है, ये सत्य है। और आर गलत है। आर गलत क्यों है, 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी मार्च जो प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। तो गांधी जी का उद्देश्य नमक को निःशुल्क दिलाना नहीं बल्कि बढ़े हुए कर को वापस लेने के लिए दबाव बनाना था।
तो जो कर है उसको वापस करवाना था, न कि निःशुल्क नमक दिलाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था और नहीं पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये फिर से सुमेलित करना है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? रन्स एंड रूइंस, यंग इंडिया पहले भी आया हुआ है, न्यू इंडिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, रन्स एंड रूइंस ये जो पुस्तक है ये है सुनील गावस्कर। और यंग इंडिया मैंने पहले ही बताया है आपको, इसका है महात्मा गांधी का। और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, 1916 से 1922। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से 1915 में ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक ही दिन लखनऊ में हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे प्रसिद्ध नेता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में निमंत्रित किए गए और उन्होंने वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भाषण किए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त कमेटी नियुक्त की जिसने दोनों संस्थाओं के बीच में मेल उत्पन्न करने के लिए एक योजना तैयार की जिसे कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1916 से 1922। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय, तो दादा भाई नौरोजी, धन का निष्कासन देने वाला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जबकि विठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये कहाँ पर नहीं मिला था? पंजाब में नहीं मिला था। ठीक है, पंजाब में क्या हुआ था? नहीं मिला था। तो 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव संपन्न हुए जिनमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये 5 प्रांत, एक तो मद्रास में पूर्ण बहुमत, ठीक है, पूर्ण बहुमत था। और एक बिहार में पूर्ण बहुमत, और एक मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत था। ठीक है, फिर मध्य प्रांत एवं बरार ये जो क्षेत्र था, और चौथा जो था संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, इनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था। असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, और बंगाल, पंजाब तथा सिंध में बहुमत प्राप्त करने से वंचित रहे। ठीक है, तो इनमें सिंध नहीं है,
बंगाल नहीं है, पंजाब है, तो राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू आंसू पूछना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये जो कथन है वो जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को कहा था, हमारे युग के महानतम पुरुष की जो आकांक्षा यही रही है कि हर आंख के हर एक आंसू को पोंछ डाले। ऐसा कर सकना हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात हो सकती है, किंतु जब तक आंसू है और दुख है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ठीक है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए जुलाई 1944 में कहाँ पर? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो इसका अधिवेशन हुआ कहाँ पर? मुंबई में। आइए घटना देखते हैं क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था। ठीक है, किंतु वहाँ फ्लैग फैल जाने के कारण इसे मुंबई में करना पड़ा। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया। ठीक है, होना कहाँ पर था? होना था ये पुणे में, लेकिन फ्लैग फैल गया। फ्लैग फैलने से कहाँ पर होगा? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 घंटे होगा। क्यों होगा? गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर लगभग 67 डिग्री ई, ठीक है, में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट का समान समय जो अंतराल है। अतः 30 डिग्री देशांतर के लिए जो 30 गुणा 4, 30 गुणा 4 और बटे कितना है? 60। ठीक है, तो कितना होगा? 2 घंटा आएगा। 15 चौके 60, 15 दूनी 30, क्या आएगा? 2 घंटा। ठीक है, अगला देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन। एक तरफ नदियां दी हुई है और एक तरफ शहर दिए हुए हैं। कटक, कटक किस नदी किनारे? तो कटक जो है महानदी किनारे। ठीक है, फिर लुधियाना, लुधियाना सतलुज, और नासिक जो है वो गोदावरी। उज्जैन का सभी को पता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको जो ये 50 जो क्वेश्चन करवाए आपको समझ आएंगे। आगे अब ये पूरा नहीं हुआ है। 1900
जो 91 का है, ये पेपर चल ही रहा है। इसके 50 क्वेश्चन हुए, 120 क्वेश्चनों का ये पेपर है। तो अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।